ऑर्गेनाइजेशन संगठन। एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पाद को बाजार से बाहर कर सकता है। A poor organization could run a good product out of the market, and that a good organization which has a poor product could run a good product out of the market. और एक अच्छा संगठन कमजोर उत्पाद से अपने अच्छे प्रोडक्शन को भी मार्केट से बाहर कर सकता है। डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छा होगा उतने अच्छे तरीके से मार्केट में आप खुद को रन कर सकते। सबसे पहले हमने प्लानिंग करा। प्लानिंग में आपने सोचा क्या करना है, आपका गोल फाइनल हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया क्या करना है। देन आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया। पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जानने के पहले हम जाने ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इज मेड बाय ऑर्गेनाइज ऑर्गेन ऑर्गेन मतलब होता है ह्यूमन लिम्फ। ऑर्गन ह्यूमन लिम्फ मानव शरीर। जैसे हमारा शरीर अलग अलग है, ह्यूमन लिम्फ अलग अलग है, मानव शरीर के अंग अलग अलग हैं, अलग अलग होते हुए भी एक है। अलग अलग होते हुए भी एक है। उसी तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होते हुए भी एक होता है। और जैसे मानव शरीर में मस्तिष्क संगठन का केंद्रीय भाग होता है जो समस्त क्रियाओं का नियोजन, नियंत्रण और निर्देशन करता है। क्या है हमारे पास? मस्तिष्क जो क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को मेंटेन करता है। उसी तरीके से संस्था में एक मैनेजर होता है जो सारा मैनेजमेंट देखता है। मस्तिष्क का काम यहाँ पर प्लानिंग करती है। मैनेजर का काम क्या है? सोचना। और प्लानिंग में हमने क्या करा है? उस विषय के बारे में बारीकी से सोचा, उस विषय के बारे में बारीकी से जाना, क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। अभी करा कुछ नहीं था। और बाकी का जो पार्ट है वह ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन एलएच ने कहा है, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का महत्वपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज द हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और पर्पस। किसी कॉमन पर्पस या पर्पस ढेर सारे उद्देश्य पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जब हम हार्मोनियस रिलेशन बनाते हैं, ढेर सारे पार्ट जो भी हमारे पास उनमें मैं हमारे क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर क्या होंगे? फर्स्टली, व्यक्तियों का समूह। ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये व्यक्तियों का समूह है क्योंकि अकेला कभी कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। उद्देश्य को पाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ता है। और बिना व्यक्तियों के, बिना ह्यूमन बीइंग के ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। सेंसलेस। कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। संगठन का मुख्य आधार कार्य का विभाजन है। मेन वेज डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि इसमें काम बांटा जाता है और जो भी काम व्यक्ति को दिया जा रहा है, जो भी काम XYZ, वो व्यक्ति उस काम को करने की एबिलिटी रखता है, उसी व्यक्ति को काम दिया जाता है। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क करना आवश्यक। यदि काम का बंटवारा नहीं होगा तो एबिलिटी वाले व्यक्ति का हम सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर कोऑर्डिनेशन। देखिए, सबके काम अलग अलग, चाहे आपके केस डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, उन सारे डिपार्टमेंट के काम अपने अपने होते, सबके काम अपने अपने, लेकिन इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है क्योंकि सबके काम मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस पूरा करते हैं। वो करना सबको डिवाइड पड़ता है, ठीक है। और सभी का क्या उद्देश्य होता है?
ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करना। कंटिन्यू चलता है। ये क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग ग्रुप्स में बटा होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार बटे होते, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ये सब लगातार चलता है, एक बार होने का काम नहीं है। ठीक, एक प्रोसेस, सॉरी, क्या है, एक क्रम बाय क्रम। पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस, पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे काय का वर्क का, ग्रुप तैयार कर लेंगे, उसके लिए ढेर सारे डिपार्टमेंट बनाएंगे, सब डिपार्टमेंट बनाएंगे, सभी को क्या देंगे, राइट, अधिकार, और अधिकार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों साथ चलती, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक अच्छे कम्युनिकेशन की व्यवस्था करना पड़ेगी ताकि हम अपने संस्था का उद्देश्य पूरा कर सके। बिना इन सब के ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला नहीं है। और कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है सभी का। संगठन में ढेर सारे अंग हैं, ढेर सारे कंटेंट है, ढेर सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन सभी का काम अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी किसी कॉमन पर्पस को पाने के लिए सभी काम, क्योंकि उनके द्वारा किए गए अलग अलग काम से ही वो कॉमन पर्पस हमें मिल जाता है। ठीक है, संगठन प्रबंध का एक काम है। ऑर्गेनाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रबंध का कार्य माना जाता है। ऐसी यंत्र है, यदि इसमें एक भाग भी खराब होता तो यंत्र काम नहीं करता। यदि आपका डिवीजन ऑफ वर्क गलत हो गया, एक ऐसा टूल्स है, जे एक ऐसी मशीनरी है, यदि एक भी इसका पार्ट खराब होता है तो संस्था काम नहीं करेगी, संस्था काम नहीं कर सकती। और इसमें क्या डिवीजन करते हैं अपन, काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ वर्क। यदि आपने काम के बंटवारे में कोई गलती कर दी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं करेगा। इसलिए जिस व्यक्ति में जिस काम की इच्छा है और योग्यता है, उसकी विलिंगनेस भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होना चाहिए। उसको यदि आपने वो काम सौंपा तो निस्संदेह काम आपका सक्सेस होगा। क्या फायदा होगा भाई, जिसको जो काम सौंपा उसकी इच्छा भी थी और एबिलिटी भी थी, तो निश्चित वह वही काम करेगा, तो क्वालिटी इसकी सुधरती चली जाएगी, बार बार देखभाल नहीं करना पड़ेगी, और क्वालिटी सुधरेगी, वस्तु की क्वालिटी सुधरेगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर मैनेजरियल कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे हम वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंध सुचारू रूप से चलता है यदि संगठन की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई हो तो, विधिवत हो तो, निश्चित हो तो, सहायता तो उपयुक्त क्रियात्मक समूह उपलब्ध किया गया हो तो, सिस्टमेटिक होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, उनके लिए जो भी कंडीशंस अवेलेबल होना चाहिए। श्रेष्ठ गठन उपक्रम के समस्त कर्मचारी उनकी योग्यताओं गुणों का पूरा पूरा लाभ उठाता है। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसकी एबिलिटी का पूरा पूरा यूज कर सकता है। साथ ही निम्न प्रबंध स्तर के लोगों में कार्य का विभाजन करके उच्च प्रबंध को अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने का तो अवसर मिल जाता है। और लोअर क्लास जो मैनेजमेंट होता है, उनको काम का बंटवारा कर दिया तो फिर क्या करता है मैनेजमेंट, अपने कामों को ध्यान देने लगता है, आगे बढ़ने के कामों को देखने लगता है, मेन फंक्शन में पूरा फोकस्ड हो जाता है, क्योंकि नीचे जो काम चल रहा है वह सिस्टमेटिक तरीके से चलता चला जाता है। मानवीय प्रयत्नों का अधिकतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट। संगठन एक साधन है जिसके माध्यम से विशिष्टीकरण संभव होता है। स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन से पॉसिबल। स्पेशलाइजेशन जब ही आएगा जब आप काम का बंटवारा करोगे, और किसको काम दोगे,
अकेले एबिलिटी नहीं, विलिंगनेस भी हो, इच्छा भी हो, और जिसमें काम की योग्यता है, इच्छा है, वो काम अच्छे से करेगी। कार्य का विभाजन उसकी कैसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है, और एक ही प्रकार का काम करते करते वो क्या हो जाता है, उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसके प्रश्नों का अधिकतम लाभ उठाया जाता है। विभिन्न क्रियाओं का संतुलित महत्व, बैलेंस एम्फेसिस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। देखो, संगठन में कोई भी काम किया जाता, ऑर्गेनाइजेशन छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, छोटा बड़ा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, छोटा बड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक काम इम्पोर्टेंट है, तो हर एक काम को व्यवस्थित तरीके से महत्व दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इनको डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कार्य होता है उसके अनुरूप महत्ता प्रदान की जाती है। जो जिस तरीके का काम, उतनी इम्पोर्टेंस उसको दी जाती है। प्रबंधकों के विकास और प्रशिक्षण में सहायक, हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर। संगठन अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है। तो प्रशिक्षित कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार प्रबंध के पदों पर नियुक्त किया जाता है। जो ट्रेंड व्यक्ति होते, ट्रेंड एम्प्लॉयज होते, उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब दी जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के दायित्व सौंप कर उनकी प्रतिभा का विकास किया जाता है। ढेर सारी लाइबिलिटी सौंप कर, जब तक जिम्मेदारी नहीं आती तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अधिकार अकेला कुछ नहीं करता, सिंगल राइट्स कुछ कभी नहीं कर सकते जब तक आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना जरूरी, ताकि आप उस काम को कर सके हो। जब आप किसी काम को करते हैं तो आपकी एबिलिटी इंक्रीज होती ही है। काम सौंप कर योग्यता को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं सिखाया जाता। जब तक आपको काम नहीं सौंपा जाएगा तब तक आपके अंदर एबिलिटी आने वाली नहीं है। तथा समय समय पर उनकी कार्य क्षमता का परीक्षण भी किया जाता है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी चेक की जाती है। इंसेंटिव टू ग्रोथ, विकास को प्रेरणा। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार करता है जिसके अंतर्गत संबंधित उपक्रम स्वतः विकास होता रहता है। आधुनिक युग में प्रत्येक उपक्रम को अपनी क्रियाओं का विकास एवं विस्तार करना पड़ता है। यह कार्य संगठन द्वारा ही संभव है। जैसे इस उपक्रम का विकास होता जाता है वैसे में संगठन का महत्व बढ़ता चला जाता है। आधुनिक बड़ी इकाइयां संगठन की ही देन। भाई कैसे ग्रोथ होगी? हम देख रहे हैं, वर्कर डिवीजन हुआ, हमने एवल पर्सन को काम दिया, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग और अदर, सबकी सभी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? बाय ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि काम का बंटवारा किया, एक वर्ड अकेला, डिवीजन ऑफ वर्क, सारे काम को कर देगा। जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे आपके पास एबिलिटी बढ़ती चली जाती, योग्यता बढ़ती। ठीक है, ग्रोथ उसी पर डिपेंड। और व्यक्ति काम ही ना करे, नया विचार ही ना हो, तो क्या ग्रोथ हो सकती है? क्या पॉसिबल है ग्रोथ हो सके? कैसे संभव, बताइए आप। और कोऑर्डिनेशन कब होगा? कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए? संगठन समन्वय को सुविधाजनक बनाता है। यहाँ डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है, जॉब है, सबकी एक्टिविटी, सब फाइनल, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को बढ़ाता है, और दूसरा अपने लक्ष्य को पाने में, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने में सरलता प्रदान करता है। इजी गोइंग हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी लोड, बहुत इजी गोइंग। देन क्या प्रोसेस है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम की पहचान।
पहला काम, आपको काम पहचानना पड़ेगा। अलग-अलग काम, आप प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा। आप प्रोडक्शन करते हैं, आपको क्वालिटी देखना पड़ेगी। आप प्रोडक्शन करते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके की मशीन का उपयोग किया जाए। आप प्रोडक्शन करते हैं, लेबर कैसी चाहिए, किस एबिलिटी वाला बनना चाहिए, ये सब, स्टॉक कितना होना चाहिए, कोई नई टेक्निक आ रही है क्या? ये सब काम है जिनको हमें पहचानना पड़ता है। छोटे-छोटे डिपार्टमेंट, छोटे-छोटे वर्क में छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ बाँटना पड़ता है। तब जाकर आपका प्रोडक्शन हो सकता है। फिर उसके लिए डिपार्टमेंटलाइज़ेशन, अलग-अलग डिपार्टमेंट बना दिया। परचेज़ के लिए परचेज़ डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन सेल के लिए मार्केटिंग और अकाउंटिंग के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट अकेला बाँटने से कुछ नहीं होता, काम बाँट लिया अपन ने, डिपार्टमेंट बाँट दिए, डिपार्टमेंट बाँटने से क्या होगा? अकेला डिपार्टमेंट बाँटने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, काम सौंपना पड़ेगा। ये अलग-अलग काम दिए आपके इस मटेरियल के अंदर। एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, परचेज डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या प्रोडक्शन करेगा, माल का स्टॉक कितना होगा, नई-नई रिसर्च करेगा आदि। मार्केटिंग में क्या एडवर्टाइज और सेल आ गया। फाइनेंस में फाइनेंस के व्यवस्थाएं और करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, और पर्सोनेल में कर्मचारियों की व्यवस्था। ये सब अलग-अलग डिपार्टमेंट में डाल दिए। अब डिपार्टमेंट तो हमने बना दिए। डिपार्टमेंट के बाद बात आती है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। इस चरण से यह निश्चित किया जाता है प्रत्येक पद पर या व्यक्ति को क्या-क्या काम सौंपना, किसको क्या काम सौंपना और किसको काम सौंपेंगे। क्रय प्रबंधक, परचेज मैनेजर जो है, उसको कच्चा माल खरीदने का, फिनिश गुड्स कैसा। सेल्स मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? विक्रय विज्ञापन, एडवर्टाइज कैसे होगा, सेलिंग कैसे होगी, सेल पॉलिसी क्या होगी, ये सब। पर उनसे रिलेटेड सारी सूचना प्रेषित करना, करने के संबंध स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तो दोनों के मध्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जाना जरूरी। किस किस के क्या एरियाज है, किस किस का क्या क्षेत्र है, बस किस सेक्टर में काम करेगा और कितने क्षेत्र में अपने कार्य कर सकता है, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, उसके राइट क्या हैं, ये सब करना आवश्यक होता है। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति एक काम को करने को तैयार बैठे। प्रत्येक कर्मचारी ये पता होना चाहिए वह कौन सा विभाग का अधिकारी है, प्रबंधक है, उसके सबॉर्डिनेट कौन है और सुपीरियर कौन है, उसको किसको आदेश देना है और किसका आदेश मानना, ये सब पहले से क्लियर होता है। फिर उससे रिलेटेड राइट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो काम आपको सौंपा गया उससे संबंधित सारे अधिकार आपको सौंप दिए जाते हैं और फिर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन तैयार। संगठन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दो तरीके का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत कर्मचारियों, उत्तरदायित्वों, अधिकारों, पारस्परिक संबंधों की स्पष्टता परिभाषित किया जाता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट क्या है, आपस में रिलेशन क्या है, इन सब चीज़ों को क्लियर बता दिया जाता है। रिटर्न में होता है ये सब। ऐसे संगठन में अधिकार कंट्रोल ऊपर से नीचे की ओर होता है। जो राइट सौंपे जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तथा संगठन संरचना निर्माण संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। औपचारिक संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित विधि से कार्य करने, नियमों का पालन करने, मिलकर कार्य करने तथा पद के अनुसार एक दूसरे के साथ व्यवहार और सम्मान देने के लिए बाध्य हो। मतलब आपको जो बताया गया आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, एक निश्चित वे में काम करेंगे, और आपकी जो पोस्ट है
उसके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करें, और जिसके पास जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका सम्मान आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपस में रिलेशन उसी के अकॉर्डिंग होंगे। औपचारिक संगठन किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए ढांचे से है। ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज द डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जब हम ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं वह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब इतने में ये बात तो क्लियर हो गई, ये बेस्ड ऑन रूल्स पे जो भी पहले से निश्चित नियम है, क्योंकि प्री डिटरमाइंड है, प्री फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेंगे। इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी बात नहीं है। इसमें तो आपके पास जो अधिकार है, जो आपके पास राइट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना? इसको जानबूझकर तैयार किया जाता है, डेलिबरेटली क्रिएटेड, जबरदस्ती, क्योंकि वह अधिकार की बात। हमारे सामने कलेक्टर, कलेक्टर के पास अधिकार, अब आप माने और ना माने, लेकिन कलेक्टर के सामने खड़े हैं तो आपको कलेक्टर को जो सम्मान देना चाहिए वो देना ही पड़ेगा। कोर्ट में खड़े हैं, जज को जो सम्मान देना चाहिए वो देना ही पड़ेगा। कोर्ट की जो मर्यादाएं हैं, जो लिमिटेशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पर्सनल होते हैं, इसमें व्यवहारिक नहीं होता, व्यक्तिगत नहीं होते। मैंने कहा ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इंटर रिलेशनशिप एक ऐसी संस्था जिसमें आपसी संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जाती, पहले से क्लियर होता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसकी क्या राइट है, और ये मोर स्टेबल होता है मीटर, बहुत अधिक टाइम तक इसको बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है भाई, जिसमें जो एबिलिटी वो हमें मिल जाती, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन होता है, जो कर्मचारी है उसकी योग्यता क्लियर हो जाती, और कोऑर्डिनेशन में आसानी हो जाती। भाई पहले से सब फिक्स है, उसमें किसी को नहीं बताना तुमको ये करना ये करना, तो हाँ, तालमेल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नो भाई, किसी प्रकार कोई पक्षपात की स्थिति नहीं है, क्योंकि नियम पर आधारित है। एज पर रूल्स आप चल रहे हैं, आप नहीं है, और आप नहीं चल रहा था आप गलत। क्लियर होता है, सर्टन होता है, फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है। इसमें किसी प्रकार से दो बार की भ्रम की कोई बात नहीं होती, क्योंकि सारा रिटर्न में होता है, सारा रिटर्न में होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है उसको क्या करना है, किसके ऑर्डर को मानना और किसको ऑर्डर करना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेथड, पद्धति का महत्व होता है। इसमें व्यक्ति विशेष का महत्व समाप्त हो जाता है, इसमें सिर्फ स्थान विशेष या पद्धति का ही महत्व, जो मेथड उसका ही महत्व होता है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। और स्वीट रिलेशनशिप आती, लेकिन वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ जगह ये बहुत ज्यादा गलत, इम्प्रैक्टिकल होता है। इसमें मनुष्यों से यंत्रों के जैसे काम करा, जैसे मशीन चल रही, इसमें ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में नहीं रखा जाता, नेचर को नहीं देखा जाता। ठीक है, इसमें लेक ऑफ इनिशिएटिव, इसमें पहलपन का अभाव हो जाता है, व्यक्ति अपने मन से कुछ भी काम नहीं कर सकता। रिगिड होते, चूंकि नियम पर आधारित है, बेस्ड ऑन रूल्स है, तो कैसे होंगे, रिगिड होंगे। अधिकारों का कई बार मिसयूज हो जाता है, मिसयूज ऑफ पावर। इसमें अधिकारों के भारण पर बल दिया जाता है, आधा अधिकारों का दुरुपयोग की आशंका हमेशा बनी रहती है। भाई आपके पास पावर, आप उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। और इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन सेंटिमेंट, मानवीय व्यवहार को नहीं देखा जाता, मानवीय भावनाओं को नहीं देखा जाता, क्योंकि पहले ही कह दिया कैसा काम करता है मनुष्य, मशीन जैसा काम करता है। वह मशीन है, मनुष्य नहीं होता।
इसके लिए क्या बनाया? अनौपचारिक। क्यों? देखो, मनुष्य औपचारिक संगठन तो बनाया जाता है, अनौपचारिक संगठन बनाया नहीं जाता, बन जाता। मनुष्य ह्यूमन क्रिएटर जो है, एक सोशल क्रिएटर है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। ठीक है ना? ध्यानदार, समाज में रहता है, और जब समाज में रहता है तो एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग आती, एक दूसरे के प्रति व्यवहार बनता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती। और उसके बाद जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती, एक दूसरे के प्रति जो समझ बनती, वो समझ ही अनौपचारिक कहलाती। एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे के प्रति हार्मोनियस रिलेशन, हेल्पफुल नेचर, एक दूसरे की सहयोगपूर्ण प्रकृति, ये सब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की काम आता है। ये थिंकिंग, ये आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बना देती। इसलिए वह किसी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इसलिए मदद नहीं करता कि भाई जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, इसलिए मदद नहीं करता भैया हमें, बल्कि इसलिए मदद करता है क्योंकि वह उसकी इच्छा है। क्या बोले? कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद इसलिए नहीं करता, ध्यानदार, दूसरे व्यक्ति की मदद इसलिए नहीं करता कि उसकी जिम्मेदारी, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसकी खुद की भी इच्छा है, वो उसे पसंद है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का व्यक्ति क्या सिर्फ प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों सलाह ले सकता है। लेकिन यदि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वह सीधा एक पर्यवेक्षक सीईओ से भी बात कर सकता है और सलाह ले सकता है। एक दूसरे से कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। कब? जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह से होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल, जो सामान्यतः बन गया, उसमें किसी प्रकार से कोई एफर्ट नहीं डालना पड़े, किसी प्रकार से कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। अनौपचारिक संगठन, कीथ डेविस ने कहा है, अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों का ऐसा जाल होता है जैसे स्थापित करने के लिए किसी अनौपचारिक संगठन की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं किया जाता, वो तो बनता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशन विच इज नॉट established और रिक्वायर्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑटोमेटिक बना, इसमें किस प्रकार कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये निश्चित है फॉर्मल नियम परिनियम पे आधारित था, ये रूल्स पर डिपेंड नहीं करता। अब जब रूल्स पर डिपेंड नहीं करता तो वो डेलिबरेटली था, ये नॉन डेलिबरेटली है, जानबूझ के स्थापित नहीं होता, वो तो बन जाता है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। बेजम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो पहले फॉर्मल बनेगा फिर इनफॉर्मल आए, सडन इनफॉर्मल नहीं होता। ठीक है? इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, स्वतंत्र संदेशवाहन होता है। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य संबंधों को परिभाषित नहीं किया जाता क्योंकि एक निम्नतम स्तर के व्यक्ति का भी उच्चतम स्तर के व्यक्ति के साथ सीधा संबंध हो सकता है, डायरेक्ट मिल सकता है। इसमें क्रम नहीं होता, इसके चिन्ह वाली बात नहीं, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी से डिस्कशन कर सकता है। ठीक है? ये इट इज अ पर्सनल, ये व्यक्तिगत होता है, वह व्यक्तिगत होता है, और इसमें कोई चार्ट नहीं होता। फॉर्मल में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, इसमें कोई चार्ट की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन स्थायित्व नहीं होता, लॉन्ग टाइम नहीं चलता। इसके फायदा क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, जब आप एक दूसरे से समझते हैं बहुत तेजी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ में भी। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति, फुलफिल आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बिना किसी डर के अपनी बात को अपने अधिकारियों के समक्ष कोई भी व्यक्ति कह देता है।
जिससे सभी समस्याओं का तुरंत समाधान होता है। यदि फॉर्मल होगा, ध्यान समझिए, फॉर्मल होगा तो वो अपनी बात को खुलकर नहीं कह सकता। क्या बोले? फॉर्मल होगा, अपनी बात को खुलकर नहीं कह सकता। इनफॉर्मल होगा तभी अपनी बात को कह सकता है, और जब वो अपनी बात को कहता है, प्रॉब्लम सामने आती, तुरंत उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है। जबकि फॉर्मल में क्या होता है, एक क्रम से व्यक्ति बात करता है अपने सीनियर। कैसे करता है? अपने सीनियर से। और इनफॉर्मल हो जाता है डायरेक्ट सुपर सीनियर मान लो, और अपनी बात को खुलकर कह सकता है, और उसका समस्या का समाधान तुरंत भी मिलता है। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, इसमें क्या होता है, समान विचार वाले, एक थिंकिंग वाले अपना ग्रुप बना लेते हैं, और सभी एक दूसरे का सहयोग भी प्रदान करते हैं। और जब एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ये सोशल लाइबिलिटीज भाई, सभी को संतुष्टि मिलती है, सभी के बीच में भाईचारा बना रहता है। अब जब मन से काम हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, तो वहां पर हायर मोरल तो हो गई, मनोबल में वृद्धि होती है, मनोबल बढ़ता है, मोरल इंक्रीज होता चला जाता है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लेकिन इसके लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्मल, औपचारिक संगठन में सदस्यों पर समूह परंपराओं का पालन करने का दबाव बन जाता है। कई बार अनौपचारिक समूहों में एकत्र हुए कर्मचारियों द्वारा प्रबंधक अधिकारियों का विरोध भी शुरू हो जाता है। भाई इनफॉर्मली जब देते हैं, चार दोस्त मिले और चार दोस्त ने एक ग्रुप बनाया, और फिर पांचवा दोस्त उसके बीच में जो है वो उसका विरोध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? चार लोग बुरा मानेंगे। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी बुराई। तो वो क्या करते हैं, अपने सुपीरियर का विरोध कर लेते हैं, और विरोध में चलते चले आते हैं। ठीक है, एक गुटबाजी हो जाती, दूसरा अफवाहों का जन्म, क्रिएट ह्यूमर। इसमें अफवाहें ज्यादा फैलती, बातचीत में बहुत ज्यादा सावधानी नहीं रखी जाती। क्यों? कोई भी कभी भी कोई भी बात कह लेता, फॉर्मली, इनफॉर्मली सॉरी, बात कर लेता, और फिर वो बात दूसरे व्यक्ति तक कैसी पहुंची ये उसको पता नहीं होता। कल भारत को बंद रखा जाए, अब तीसरे ने सुन लिया कल भारत को बंद रखा जाए, अब पूरे भारत में समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि कल भारत में एक बंदर आएगा और पूरे भारत को खाकर चला, और व्यक्ति विश्वास भी करता हो, यह परिवर्तन का विरोध करते। किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस यदि आता है ना, उसका विरोध होता है। परिवर्तन स्वीकार नहीं होता सडन। आप तो देख लीजिए, यदि रूल्स रेगुलेशन से कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, तो आप उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तुरंत। एज पर रूल मानना ही पड़ेगा, आपके माइंड में है सेट। लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति आपका परिचित आकर वो बात कहता, तो आप मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आप परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहते। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट रुक जाता है, संस्था का विकास धीमी गति हो जाती है। यदि राइट में चल रहा है, तो इनफॉर्मल से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, क्योंकि बिना कहे काम होता है। ध्यान इधर, इनफॉर्मल से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां बिना कहे काम होता है, कहने की जरूरत नहीं होती, क्यों? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यदि वही गड़बड़ हो गया, यदि वही डिस्टर्ब होता है, तो वहां कह कह कर भी काम, ठीक है, विवाद की प्रबल संभावना होती, कभी भी डिस्प्यूट कोई भी आ सकता है, और कार्य क्षमता में कमी दिन प्रतिदिन कमी आती जाती। रीजन मैंने कहा ना, यदि अच्छे वे में चल रहा है, फॉर्मल से अच्छा नहीं, व्यक्ति अपने वर्क को बढ़ाकर करता है। लेकिन यदि आप कल कर लेंगे,
क्या माइंड चल रहा है? नहीं कल कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम भाई, अपनी वाली। नहीं कल निपटा काम दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत। और धीरे धीरे वो कल कल में इतना काम लोड बढ़ जाता है, काम होने का काम खत्म हो जाता है, डिस्प्यूट्स आएंगे, ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 2 नंबर अंतर पेपर में आता है। औपचारिक संगठन, प्रबंध द्वारा उत्पन्न किए गए संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं, और ऑटोमेटिक जो क्रिएट हो जाता है वो इनफॉर्मल कहलाता है। इसका नीति और नियम पे बनता है, ये आपसे रिलेशन पे बनता है। ये सर्टन होता है, टिकाऊ होता है। ये अनसर्टन होता है, टिकाऊ नहीं होता है। उच्च पदों कारण नेता होते हैं, जो हायर लेवल पर है सुपीरियर, वो नेता होंगे वहाँ के। और इसमें संगठन में नेता चुना जाता है 10 लोगों के बीच में, एक जो सब जिसकी बात सब लोग मानते हैं, जो सबका फेवरेट होता है, वो नेता होता है उधर का। व्यवहार पूर्व निश्चित होता है, इसमें लगाव पर डिपेंड करता है। जो भी नेचर है वो प्रीफिक्स है फॉर्मल में, पर इसमें क्या होता है, आपस में जितना अटैचमेंट होगा व्यवहार उतना अच्छा होगा, अटैचमेंट नहीं होगा तो व्यवहार का कोई काम नहीं है। स्थापित पदों कारण उत्पन्न होते हैं और ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, जो भी आपके पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और इसमें क्या होता है, आपके पर्सनल नेचर, पर्सनल बिहेवियर कारण ये तैयार कर दिया जाता है। इति